जिस तरह की निरंतरता दूसरों को असहज कर देती है, वो सामान्य नहीं है और इसीलिए आपको इसकी आवश्यकता है। आपने जितने भी आदत संबंधी तरीके आजमाए हैं, वे सभी आपके मस्तिष्क के काम करने के तरीके के विपरीत हैं। यही कारण है कि वे सभी असफल हो जाते हैं। डोगेन का गुओजी का सिद्धांत यानी निरंतर अभ्यास इस संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। इस प्रणाली को बनाने वाले 5 ठोस चरण हैं और इसकी शुरुआत ये समझने से होती है कि प्रेरणा आपकी शत्रु क्यों है, मित्र नहीं। पहला भाग, लिखित घोषणा। सुबह 5 बजे जब आपका अलार्म बजता है तो बातचीत शुरू हो जाती है। आपका मन बातचीत शुरू करता है। शायद आज मैं क्लास छोड़ दूं, मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं कल दुगना काम करूंगा। ये आंतरिक बातचीत ही निरंतरता की समाप्ति का कारण बनती है, क्योंकि हमेशा एक ही आवाज़ जीतती है और वो कभी भी अनुशासन की आवाज़ नहीं होती। प्रतिबद्धता का साधन बातचीत शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त कर देता है। समुराई इस बात को समझते थे जब उन्होंने अपने खून से दृढ़ प्रतिज्ञाएं लिखीं। मनोविज्ञान को समझने से पहले ये अतिवादी लग सकता है। आपका मस्तिष्क प्रत्येक प्रतिबद्धता को 2 श्रेणियों में बांटता है, प्रतिवर्ती और अपरिवर्तनीय। प्रतिवर्ती प्रतिबद्धताओं पर बातचीत होती है, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धताओं को बस पूरा कर दिया जाता है। जब आप खून से कुछ लिखते हैं, उस पर अपना नाम लिखते हैं, उसे सार्वजनिक करते हैं, तो आप उसे अपरिवर्तनीय बना देते हैं। सार्वजनिक रूप से कुछ घोषित करने पर यही होता है, आप अंततः जोखिम उठाते हैं। जीवन में हर सार्थक कार्य के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। व्यवसाय शुरू करने में पैसा जोखिम में होता है, शादी करने में दिल टूटने का जोखिम होता है। सार्वजनिक घोषणा का मतलब है कि आप उस चीज को जोखिम में डाल रहे हैं जिसे अधिकांश लोग हर कीमत पर बचाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा। अब अगर आप असफल होते हैं तो हर कोई जानता है कि सार्वजनिक अपमान का डर किसी भी प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि ये मूल प्रवृत्ति है। हमारे पूर्वज जो कबीले में अपनी प्रतिष्ठा खो बैठे, वे मर गए। आपका मस्तिष्क सार्वजनिक विफलता को अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। इचिगो ने ध्यान अभ्यास बनाने के 17 असफल प्रयासों के बाद ये जाना। एक होशियार प्रोग्रामर, सफल करियर, लेकिन वो लगातार 20 मिनट भी एक जगह नहीं बैठ पाता था। पैटर्न हमेशा एक जैसा था। सोमवार को प्रेरणा, बुधवार को बातचीत, शुक्रवार को हार, रविवार को अगले सप्ताह के वादे। फिर उसने जुकाई के बारे में जाना, कैसे ज़ेन भिक्षु अपने पूरे समुदाय के सामने प्रतिज्ञाएं लेते हैं। लक्ष्य नहीं, इरादे नहीं, बल्कि पहचान की सार्वजनिक घोषणाएं। भिक्षु ध्यान करने का प्रयास करने का वादा नहीं करते, वे स्वयं को ध्यान करने वाले लोग घोषित करते हैं। समुदाय इसका साक्षी बनता है, पहचान में बदलाव आता है। बातचीत खत्म हुई तो इचिगो ने ठीक ठीक लिख डाला कि वो क्या बनेगा। 90 दिनों तक हर सुबह 20 मिनट ध्यान, एक पारंपरिक अंगो साधना की अवधि। उसने उस पर हस्ताक्षर किए, उसे हर जगह चिपकाया, हर किसी को बताया जिसने उसकी बात सुनी। उसकी प्रेमिका ने कहा कि वो नाटक कर रहा है। उसके सहकर्मियों ने कहा कि वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। अच्छा, हर वो व्यक्ति जो इसके बारे में जानता था उसके लिए प्रेरणा बन गया। हर सुबह जब उसका मन छोड़ने का करता तो वो उनके सामने आने के बारे में सोचता, ये स्वीकार करने के बारे में सोचता कि वो भी उन लोगों में से एक है जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सका। ये सामाजिक दबाव एक ऐसी आग जलाता है जो प्रेरणा कभी नहीं जला सकती। जब आप किसी को नहीं बताते तो आप केवल खुद को निराश करते हैं और आपको इसकी आदत हो चुकी होती है। जब आप सबको बताते हैं तो आपका अहंकार आपको असफल नहीं होने देता। गर्व आपका दुश्मन बनने के बजाय आपका साथी बन जाता है। वही ताकत जो आपको बेंच प्रेस के बारे में झूठ बोलने पर मजबूर करती है, अब आपको हर दिन अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा दिन, परीक्षा का समय आ गया। सुबह 5 बजे अलार्म बजा और तुरंत ही उसका दिमाग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गया। तुम थके हुए हो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ बुनियादी बदलाव आ चुका था। 3 दिन बाद असफल होने की बात ऑनलाइन पोस्ट करने का ख्याल ही असहनीय था।
अपनी प्रेमिका की आंखों में आंखें डालकर ये स्वीकार करना कि उसने फिर से हार मान ली है। इस घोषणा ने हार मानने को जारी रखने से भी ज्यादा दर्दनाक बना दिया था। लेकिन समस्या ये है, इतने सामाजिक दबाव के बावजूद भी आप अपनी जैविक क्रियाओं से लड़ रहे होते हैं। आपके शरीर को आपकी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं होती। जब वो थका होता है तो उसे नींद आती है। घोषणा से बातचीत तो रुक जाती है, लेकिन आप हर सुबह खुद से ही जूझते रहते हैं। यहीं पर डोगेन का दूसरा सिद्धांत समय को अपरिवर्तनीय बनाकर जैविक संघर्ष को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। दूसरा भाग, निश्चित समय सारणी। हर सुबह आप इसी मूर्खतापूर्ण प्रश्न पर अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मुझे ये कब करना चाहिए? अभी या नाश्ते के बाद? सुबह या शाम? ये निर्णय आपके मस्तिष्क में ग्लूकोज को खर्च करता है, जिसका उपयोग वास्तविक अभ्यास के लिए किया जाना चाहिए। आप गाड़ी चलाने के बजाय ये तय करने में अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं कि गाड़ी कब चलानी है। डोगेन ने इही शिंगी बनाया था, जो इहिजी मंदिर के लिए मठ के नियम थे। 800 से ज्यादा सालों से भिक्षु ठीक सुबह 3:30 पर उठते आ रहे हैं। न 3:25 पर, न 3:35 पर। वही घंटी हर दिन ठीक उसी समय बजती है। 8 सदियों से इंसान ठीक एक ही पल में उठते आ रहे हैं। जानते हैं वे क्या कभी नहीं करते? बिस्तर पर लेटे लेटे ये सोचना कि क्या आज उन्हें थोड़ी देर और सो लेना चाहिए। ये सवाल उठता ही नहीं, क्योंकि समय कभी बदलता ही नहीं। आपके दिमाग का एक सीधा सा नियम है, वो उन चीजों पर सवाल उठाना बंद कर देता है जो कभी बदलती नहीं है। जब कोई चीज हर दिन ठीक एक ही समय पर होती है, तो आपका नर्वस सिस्टम सचेत फैसले लेने के बजाय एक ऑटोमेटिक पैटर्न पर काम करने लगता है। ये कोई अनुशासन नहीं है, बल्कि ये तो जीव विज्ञान है। इचिगो ने अपने ध्यान के लिए सुबह 5 बजे का समय चुना। ऐसा इसलिए नहीं कि वो कोई सुबह जल्दी उठने वाला इंसान था जिसे सूरज उगना पसंद हो। उसने सुबह 5 बजे का समय इसलिए चुना क्योंकि उस समय पूरी दुनिया सो रही होती है। न कोई टेक्स्ट मैसेज, न कोई ईमेल, न कोई भटकाव और न ही कोई बहाना। इस समय को चुनने का मकसद बेहतरीन समय खोजना नहीं था। इसका मकसद था चीजों को हटाना, यानी किसी भी काम को बाद में करने के हर मुमकिन बहाने को ही खत्म कर देना। पहला हफ्ता तो किसी नरक जैसा था। हर सुबह उसका शरीर उसके साथ जबरदस्त संघर्ष करता था, और ये बिल्कुल सामान्य बात है। आपका शरीर एक मशीन की तरह है जो कुछ तय पैटर्नों पर चलती है, और आप उसे जबरदस्ती एक नया पैटर्न बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में वो विद्रोह तो करेगा ही। दूसरे हफ्ते कुछ बदलाव आया। वो अपने अलार्म बजने से ठीक 2 मिनट पहले ही उठ जाता था। उसका शरीर अब उस चीज के लिए खुद को तैयार करने लगा था जिसकी उसे अब उम्मीद हो चुकी थी। 14वें दिन तक तो ये हाल हो गया कि अलार्म बजते ही उसका सचेत दिमाग कुछ सोच विचार कर पाता। उससे पहले ही उसके पैर जमीन पर पड़ चुके होते थे। कोई सोच नहीं, कोई फैसला नहीं, बस एक हरकत। तय समय के बारे में ज्यादातर लोग एक बात नहीं समझ पाते। बात यह नहीं है कि आप सबसे सही समय कौन सा चुनते हैं। बात तो यह है कि आप समय को एक बदलने वाली चीज के तौर पर ही हटा देते हैं। जब आप हर दिन अलग अलग समय पर कोई काम करते हैं, तो आप अपने दिमाग से हर बार एक नया फैसला लेने की उम्मीद कर रहे होते हैं। लेकिन जब समय पूरी तरह से तय हो जाता है, तो आपका दिमाग उस स्थिर चीज के साथ कोई बहस नहीं कर पाता। ये तो बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण के नियम से बहस करने जैसा है। लेकिन इचिगो के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई। समय तो पूरी तरह से तय था, लेकिन वो उस तय समय के दौरान किए जाने वाले काम को बार बार बदलता रहता था। कुछ सुबह उसे लगता कि ध्यान करना ही सही रहेगा। दूसरे दिनों में वो पढ़ने में समय बिताता, शायद कुछ पुशअप्स करता। उसके दिमाग ने एक नया समझौता बिंदु खोज लिया था। समय को लेकर बहस करने के बजाय वो क्या करना है इस पर बहस करने लगा। सुबह 5 बजे 20 मिनट का समय तो तय हो गया, लेकिन अभ्यास अपने आप में अव्यवस्थित था। निश्चित समय ने आधी समस्या तो हल कर दी थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी समझौता करने के लिए अंतराल ढूंढ रहा था। उसने कब को तो सुलझा लिया था, लेकिन क्या करना है ये नहीं। यहीं पर डोगेन की फॉर्म्स के बारे में शिक्षा विवादास्पद हो जाती है,
क्योंकि ये आपसे हर दिन बिल्कुल वही काम करने की मांग करती है जब तक कि आपका दिमाग पूरी तरह से हार न मान ले। तीसरा भाग, एक फॉर्म का अभ्यास। आपको लगता है कि विविधता चीजों को रोचक बनाए रखती है, लेकिन वास्तव में विविधता ही वो जगह है जहां निरंतरता खत्म हो जाती है। हर बार जब आप जो कर रहे हैं उसे बदलते हैं, तो आपके दिमाग को छोटे छोटे निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या मुझे आज पुशअप्स करने चाहिए या बर्पीज? मुझे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? मुझे कितनी देर ध्यान करना चाहिए? हर छोटा निर्णय एक दरार है जहां से आपके पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। डोगेन ने सिखाया कि शिंगी फॉर्म्स दोहराव के माध्यम से मन को आकार देते हैं। जैसे शिकनताजा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बस बैठना। बैठकर अपने दिन की योजना बनाना नहीं, बैठकर समस्याओं को सुलझाना नहीं, बस बैठना। एक ही तरीका, कोई बदलाव नहीं, कोई मूल भाव नहीं। जब तरीका अपने आप होने लगता है तो मन लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। महारत हासिल करने का ये एक सर्वमान्य सत्य है। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका हो, जिउ-जित्सु, आर्म रेसलिंग, पियानो, वे आपको यही बात बताएंगे। शुरुआती लोगों को विविधता चाहिए होती है। मध्यवर्ती स्तर के लोग जटिलता में खो जाते हैं। उस्ताद बुनियादी बातों पर लौटते हैं और उन्हें तब तक दोहराते हैं जब तक वे बिना सोचे समझे ना होने लगें। दुनिया का सबसे महान आर्म रेसलर आज भी उसी हुक मोशन का हजारों बार अभ्यास करता है। जिउ जित्सु का दिग्गज आज भी उसी गार्ड पास का अभ्यास करता है जो उसने पहले दिन सीखा था। उनके लिए दोहराव उबाऊ नहीं होता, ये सहज दक्षता का द्वार है। इसलिए इचिगो ने इसे पूरी तरह से अपना लिया। 20 पुशअप्स 10 मिनट, ध्यान 10 मिनट पढ़ना, वही क्रम, वही टाइमर, सब कुछ वही। उसका व्यक्तिगत अंगोकाल 90 दिनों का एक जैसा अभ्यास। उसके दोस्तों ने इसे रोबोट जैसा कहा। उसकी प्रेमिका ने कहा कि वो उबाऊ होता जा रहा है। वे ये नहीं समझ पाए कि उबाऊ होना ही तो असली मकसद था। तीसरे हफ्ते उसके मन में एक जंग छिड़ गई। हर सुबह वो कुछ नया करने के लिए चीखता था। ये बेवकूफी है, तुम कोई रोबोट नहीं हो, कुछ बदलाव लाओ वरना तुम पूरी तरह थक जाओगे। चौथे हफ्ते कुछ टूट गया। उसकी अनुशासन शक्ति नहीं, बल्कि उसका विरोध करने का मन। मन में चलने वाली बहस की आवाज धीमी पड़ गई। छठे हफ्ते वो अपने पुशअप्स आधे पूरे कर चुका होता था, इससे पहले कि उसे एहसास भी हो कि उसने शुरू कर दिया है। अभ्यास अपने आप ही होता जा रहा था। लोग निरंतरता के बारे में यही बात नहीं समझते। ये इस बारे में नहीं है कि आपकी इच्छा शक्ति हमेशा बनी रहे। ये तो बार बार दोहराने के बारे में है, जब तक कि इच्छा शक्ति की जरूरत ही न रह जाए। आपका शरीर उस क्रम को वैसे ही सीख लेता है जैसे कोई नर्तक नृत्य कला सीखता है। 35वें दिन इचिगो को फ्लू हो गया। 40वें दिन वो काम के सिलसिले में सफर कर रहा था। यहीं पर उसका पुराना ढर्रा फिर से हावी हो जाता था। बीमारी का दिन मतलब आराम का दिन, सफर का दिन मतलब छूट का दिन। यहीं पर आप पहले भी हार मान चुके हैं और यहीं पर हर कोई हार मान लेता है, क्योंकि बेहतरीन अभ्यास के लिए बेहतरीन परिस्थितियों की जरूरत होती है और बेहतरीन परिस्थितियां कभी मौजूद नहीं होती। लेकिन डोगन ने गैप्स के बारे में कुछ ऐसा समझा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने लिखा कि अभ्यास बिना किसी एक पल के गैप के लगातार जारी रहना चाहिए, क्योंकि उस गैप में आपके सारे पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं। जब इचिगो के साथ सब कुछ गलत हो रहा था, तो जिस चीज ने उसे बचाया वो ये समझ थी कि अभ्यास के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं होती, बल्कि निरंतरता की जरूरत होती है। भाग 4, बिना गैप का अभ्यास। सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला झूठ आलस से कहीं ज्यादा निरंतरता को खत्म कर चुका है। आप खुद से कहते हैं, अगर मैं पूरे 20 मिनट नहीं कर सकता तो कुछ भी करने की क्या जरूरत है। अगर मैं परफेक्ट पुशअप्स नहीं कर सकता तो मैं कल तक इंतजार करूंगा। ये सोच गैप्स पैदा करती है, और गैप्स ही वो जगह हैं जहां आपका पुराना रूप वापस रेंग कर आ जाता है। हर गैप आपकी कमजोरी को वापस आने का न्योता देता है। किसी भी बेहतरीन एथलीट को देखिए और आपको कुछ ऐसा दिखेगा जिसे लोग अक्सर गलत समझते हैं। वे आराम के दिन लेते हैं, लेकिन वे आराम के दिन भी
असल में प्रगति ही होते हैं। वे जानबूझकर रणनीतिक रूप से और योजना बनाकर लिए जाते हैं। कभी भी इसलिए नहीं कि उन्हें आलस आ रहा है और कभी भी इसलिए नहीं कि वे ट्रेनिंग नहीं करना चाहते। आराम का दिन उन्हें अगले दिन और ज्यादा मेहनत से ट्रेनिंग करने की ताकत देता है। ये अब भी लक्ष्य की ओर ही एक कदम है, लेकिन जब आप थक जाने की वजह से अभ्यास छोड़ देते हैं तो वो आराम नहीं होता, वो पीछे हटना होता है। रणनीतिक रूप से रिकवर करने और हार मान लेने में बहुत बड़ा फर्क होता है। नदी कभी बहना बंद नहीं करती। सूखे के समय हो सकता है कि वो बस एक पतली सी धारा बनकर रह जाए, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। जिस पल वो रुक जाती है उस पल वो नदी नहीं रह जाती। वो बस इस बात की एक याद बनकर रह जाती है कि कभी यहां पानी हुआ करता था। आपका अभ्यास भी बिल्कुल वैसा ही है। जिस पल आप कोई गैप बनाते हैं उस पल आप अभ्यास करना बंद कर देते हैं। आप बस ऐसे इंसान बनकर रह जाते हैं जो कभी अभ्यास किया करता था। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। जब कोई चीज मुश्किल लगने लगती है तो वे सिर्फ रुकते ही नहीं बल्कि वे उसे बदलकर कुछ और करने लगते हैं। क्या आप ध्यान पर टिके नहीं रह पा रहे हैं तो फिर जर्नल लिखना शुरू कर देते हैं। क्या जर्नल लिखना भी मुश्किल लगने लगा है तो फिर ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। ये आगे बढ़ना नहीं है, ये तो बस भटकना है। आगे बढ़ना हमेशा एक साफ लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना होता है, भले ही रास्ता सीधा ना हो। रास्ते में रुकावटें आती हैं, लोग आपको रोकते हैं, ऐसे घुमावदार रास्ते आते हैं जहां आप भटक जाते हैं, लेकिन आप फिर भी उसी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं। अगर आप बिना किसी साफ लक्ष्य के बस यूं ही कुछ भी करते जा रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी के कई साल 20 अलग अलग चीजों में बस औसत दर्जे के बने रहने में ही बर्बाद कर देंगे, जबकि आप किसी एक चीज में बेहतरीन बन सकते थे। 40वें दिन सफर का दिन आया। सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर और पूरे दिन मीटिंग्स। होटल में जिम नहीं था। इचिगो ने एयरपोर्ट के बाथरूम में ही पुशअप्स किए। लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। अच्छा है। उसने उबर में बैठकर मेडिटेशन किया। उसने हवाई जहाज में पढ़ाई की। इनमें से कुछ भी एकदम सही नहीं था, लेकिन इन सब ने उसी लक्ष्य की ओर उसकी रफ्तार बनाए रखी जिसका ऐलान उसने 90 दिन पहले किया था। यही है गोजी, अभ्यास का लगातार जारी रहना। तभी लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू किया। उसके सहकर्मियों ने कहा कि वो कुछ बदला बदला सा लग रहा है। उसके दोस्त ने कहा कि वो किसी चीज के पीछे पागल सा होता जा रहा है। किसी ने तो उससे यहां तक कह दिया कि उसका ये अनुशासन अस्वस्थ है, कि आम लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते। जब आप ऐसे शब्द सुनते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। आम लोगों को आम ही नतीजे मिलते हैं। आप आम बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप तो अटूट बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी आपको तैयार नहीं करता। वे अचानक आने वाली रुकावटें, जिनका आपको जरा भी अंदाजा नहीं होता। वे चीजें जिनके लिए आप पहले से कोई योजना नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि वे कभी सामने भी आ सकती हैं। जैसे आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, जिम जाते समय आपकी गाड़ी खराब हो जाए, या आपका बॉस आपको देर तक काम पर रोके रखे। यही वे चीजें हैं जो आपके लगातार बने रहने में रुकावट डालती हैं, क्योंकि आपने पहले से ये तय नहीं किया होता कि ऐसी स्थितियों से कैसे निपटना है। 5वां हिस्सा, पहले से तय किए गए जवाब। जब भी कोई अचानक आने वाली रुकावट सामने आती है तो आपको तनाव के बीच कोई फैसला लेना पड़ता है। उस अफरा तफरी भरे पल में आप जो फैसला लेते हैं, अक्सर वो सबसे आसान रास्ता चुनने वाला फैसला ही होता है। रुकावट इसलिए जीत जाती है क्योंकि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसके लिए आपने पहले से कोई तैयारी ही नहीं की थी। ज़ेन मठ सदियों से बिना एक भी दिन का नागा किए लगातार अपने अभ्यास को जारी रखे हुए हैं। भूकंप आए, युद्ध छिड़ जाए या अकाल पड़ जाए, उनका अभ्यास कभी नहीं रुकता। ऐसा कैसे? वे रुकावटें आने पर उस समय कोई नया फैसला नहीं लेते। उनके पास पहले से ही तय किया हुआ जवाब मौजूद होता है। अगर मेडिटेशन हॉल में पानी भर जाए तो वे डाइनिंग हॉल में चले जाते हैं। अगर डाइनिंग हॉल में आग लग जाए
तो वे मठ के आंगन में बैठकर अभ्यास करने लगते हैं। ना कोई मीटिंग होती है, ना कोई चर्चा, और ना ही कोई मोल भाव। बस घंटी बजती है और उनका जवाब, अगला कदम अपने आप ही तय हो जाता है। ये सब किसी चीज को लेकर अड़ियल या कठोर बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे कमजोर स्थिति में निर्णय लेने की थकान को दूर करने के बारे में है। इचिगो ने अपनी निरंतरता को भंग करने वाली हर बाधा को लिख लिया और हर एक का समाधान पहले से ही तैयार कर लिया। बारिश की योजना, गैराज में पुशअप्स, मेहमानों का रुकना, बाथरूम के फर्श पर चुपचाप कसरत, हैंगओवर जो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो 2 पुशअप्स, 1 मिनट का ध्यान, 1 पृष्ठ पढ़ना। हर स्थिति के लिए पहले से ही प्रतिक्रिया तय थी। जब X होता है तो मैं Y करता हूं। कोई सोच विचार नहीं, कोई मोल भाव नहीं, बस क्रियान्वयन। इसकी शक्ति केवल निरंतरता बनाए रखने में नहीं है। ये है कि आप निर्णय लेने में मानसिक ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आपका दिमाग जानता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, अभ्यास जारी रहेगा। ये निश्चितता आपके पूरे तंत्रिका तंत्र को बदल देती है। आप निरंतरता को एक दैनिक लड़ाई की तरह लेने के बजाय इसे जीवन का एक हिस्सा मान लेते हैं। दिन 70। इचिगो का अभ्यास पूरी तरह से स्वचालित हो गया था। वो कभी कभी पुशअप्स करने के बाद भी याद नहीं रख पाता था। उसका शरीर एक प्रोग्राम की हुई मशीन की तरह क्रम में चलता रहता था। उसकी प्रेमिका की माँ 1 सप्ताह के लिए मिलने आई थी। वो सुबह 5 बजे बाथरूम में पुशअप्स करता था। अभ्यास जारी रहा, क्योंकि जवाब पहले से ही लिखे हुए थे। 90 दिन उसने अपना व्यक्तिगत अभ्यास पूरा किया। 3 महीने का निरंतर अभ्यास। लेकिन कुछ और गहरा बदलाव आया था। वो अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसके दोस्तों ने उससे साफ कहा, तुम्हारी निरंतरता डरावनी है। उसका जवाब एकदम सही था। अच्छा, क्योंकि जब आपका अनुशासन दूसरों को असहज कर देता है तो आप आखिरकार सही स्तर पर काम कर रहे होते हैं। आपका अस्तित्व ये साबित करता है कि जो कुछ भी वे असंभव कहते हैं वो वास्तव में केवल असहजता है। इसीलिए वे आपको जुनूनी कहेंगे। इसीलिए वे कहेंगे कि आपको संतुलन की आवश्यकता है। उन्हें आपकी गति धीमी करने की आवश्यकता है ताकि वे स्थिर रहने में बेहतर महसूस कर सकें। लेकिन आप ये उनके लिए नहीं कर रहे हैं। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने रहस्य खोज लिया है। निरंतरता का मतलब हर दिन कुछ करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति बनना जो इसके अलावा कुछ और कर ही ना सके।